हम बात करते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैस मास्क के रूप में। गैस मास्क के रूप में हम इसका उपयोग कोयले खानों में जो मजदूर काम करते हैं वहाँ देखा करते हैं। जो कोयले खानों में वहाँ लोग काम करते हैं वो सक्रिय चारकोल युक्त मास्क का प्रयोग करते हैं। वो सक्रिय चारकोल युक्त मास्क क्या करता है, कोयले की खानों से निकलने वाली जहरीली विषैली गैसों जैसे मीथेन रही, कार्बन मोनोऑक्साइड रही, इनको अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे वो गैसें शरीर में नहीं जाती और विपरीत प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अनुप्रयोग देखा गैस मास्क के रूप में। और गैस मास्क में हम जो मास्क लगाते हैं उसको क्या लगा हुआ होता है, सक्रिय चारकोल। तो सक्रिय चारकोल, और ये सक्रिय चारकोल वहां निकलने वाली कौन सी विषैली गैसों को अधिशोषित करते हैं, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम अगला चर्चा करें वो है रंगीन अशुद्धियों को हटाने में। अब रंगीन अशुद्धियां कहाँ होगी, देखो रंगीन अशुद्धियों की बात करें शर्करा यानी चीनी के घोल में भी हो सकती है, या किसी खाद्य तेल में भी अशुद्धियां रंगीन हो सकती है। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जानतर चारकोल का उपयोग करते हैं। जानतर चारकोल को उनमें रख देते हैं, जिससे क्या होती है वो रंगीन अशुद्धियां को अधिशोषित कर देता है और वहां से वह अशुद्धियां हट जाती है। तो दूसरा अनुप्रयोग हमने देखा कौन सा, रंगीन अशुद्धियों को हटाने में। रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में, और इसके लिए हम क्या काम में ले रहे हैं, जानतर चारकोल। और जानतर चारकोल का उपयोग हमने देखा कि खाद्य तेल रहा, शर्करा रही इत्यादि कार्बनिक विलायकों से रंगीन अशुद्धियों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। अगले अनुप्रयोग की चर्चा करते हैं उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। ठीक है, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में कैसे कि वहां पर उपस्थित द्रव वायु में से वायु को सक्रिय चारकोल क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे वहां से वायु हट जाती है और माध्यम वहां क्या हो जाता है, निर्वात उत्पन्न हो जाता है। तो हमने तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। और यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं, सक्रिय चारकोल। देखा कि जो हमने सक्रिय चारकोल का उपयोग किया है वो वायु को क्या कर लेता, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता, जिससे वहां उत्पन्न हो जाता निर्वात माध्यम। ठीक है, तो इस सिद्धांत या इस विधि का उपयोग हम कहीं दूसरी जगह करते हैं। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, हमें द्रव वायु या द्रव हाइड्रोजन संग्रहण करना है। ठीक है, उसको संग्रहण करने के लिए क्या करते हैं कि जो पात्र होता है, फ्लास्क होती है, उनकी वहां पर हम सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं, जिससे उस फ्लास्क में क्या संग्रहण हो जाता है, द्रव वायु या द्रव हाइड्रोजन गैसेस संग्रहित हो जाती है। तो इस विधि का उपयोग कहाँ हो रहा है, इस विधि का उपयोग हो रहा है उच्च निर्वातित दीवारों युक्त फ्लास्कों में। किसको संग्रहण करने में, द्रव वायु या द्रव हाइड्रोजन को संग्रहण करने में। ठीक है, तो हमने तीसरा अनुप्रयोग भी देख लिया कि उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, या फिर हम कहते हैं संग्रहण करने में, द्रव वायु और द्रव हाइड्रोजन संग्रहण करने में हम क्या कर लेते हैं, सक्रिय चारकोल का उपयोग कर लेते हैं। अगले अनुप्रयोग की चर्चा करें तो अगला अनुप्रयोग हम जाते हैं कि जो अक्रिय गैसें होती है उनको अलग अलग कर ले, पृथक कर ले। तो अक्रिय गैसों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, चारकोल लेते हैं, वो भी नारियल का बना हुआ चारकोल, नारियल से बना हुआ चारकोल का उपयोग करते हैं। पर नारियल से बना चारकोल क्या करता है कि विभिन्न तापों पर अलग अलग गैसों को अधिशोषित कर लेता है और हमारे पास अक्रिय गैसें पृथक हो जाती है।
तो अगला जो हमने अनुप्रयोग देखा हुआ है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। और अक्रिय गैसों पृथक्करण में हम लेते हैं नारियल से बना चारकोल, जो क्या करता है विभिन्न तापों पर विभिन्न अक्रिय गैसों को अधिशोषित कर लेता है, जिससे ये गैसें अलग हो जाती है। ठीक है, अगले अनुप्रयोग की चर्चा करते हैं। और अगला अनुप्रयोग हम देखते हैं अधिशोषण का कपड़ों के रंगने में। कपड़ों में आसानी से रंगा जा सकता है अधिशोषण के द्वारा। देखते हैं अगला अनुप्रयोग कौन सा है, वह है कपड़ों को रंगने में। देखो हम रंजक लेते हैं मॉर्डेंट रंजक। कौन सा? मॉर्डेंट रंजक। इस रंजक की क्या विशेषता होती है कि ये सीधे कपड़ों को नहीं रंगते। ठीक है, ये सीधे कपड़ों को नहीं रंग पाते। अब कपड़ों को रंगना है इस प्रकार के रंजकों से, तो कैसे रंगेगी? इसके लिए हम लेते हैं धातु आयन युक्त वीर्य लेते हैं। ठीक है, धातु आयन युक्त वीर्य लेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से हम इन रंजकों को कपड़ों से पर चढ़ा देते या रंग देते। कैसे? जो धातु आयन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इन रंजकों के साथ बंध बना लेते हैं, यानी कि रासायनिक अधिशोषण हो जाता है धातु आयनों के साथ। जैसे धातु आयनों के साथ ये बंध बना लेते हैं, तो ये धातु आयन पहले से कहाँ उपस्थित होते हैं? कपड़ों पर उपस्थित होते हैं। ये धातु आयन पहले से कहाँ होते हैं? कपड़ों पर या रेशों पर उपस्थित होते हैं। तो ये धातु आयन इन मॉडर्न रंजकों के साथ बंध बना लेते हैं या अधिशोषित हो जाते हैं, और धातु आयनों पर अधिशोषित हो जाएंगे और कपड़े क्या हो जाएंगे? रंग जाएंगे। तो हम धातु आयन के रूप में अगर हम बात करें फिटकरी का, जो फिटकरी होती है उस फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी का उपयोग क्या करते हैं? कपड़ों को रंगने में करते हैं। वो भी किस प्रकार देखते हैं? तो फिटकरी में होते हैं एल्यूमिनियम आयन। फिटकरी में होते हैं एल्यूमिनियम आयन। तो कपड़ों को पहले क्या करते हैं? फिटकरी के आयन युक्त वीर्य में डुबोते हैं। तो एल्यूमिनियम आयन कहाँ आ गए? कपड़ों के रेशों पर आ जाते हैं। अब ये एल्यूमिनियम आयन क्या करेंगे? मॉडर्न रंजकों को अधिशोषित कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे? कपड़े रंगीन हो जाते। तो अभी हमने देखा कपड़ों को रंगने में अधिशोषण काम में आ रहा है। कहाँ की जो फिटकरी है, फिटकरी में धातु आयन, ये धातु आयन क्या कर रहे हैं? मॉडर्न रंजकों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं? रंग जाते हैं। तो कपड़ों को रंगने में फिटकरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फिटकरी क्या कर लेती है? कपड़ों को किस प्रकार रंगती है? मॉडर्न रंजकों को अपने ऊपर अधिशोषित करके। इसके बाद हम चर्चा करें अगले गुण की, वह गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो अगला गुण हम लेते हैं गुणात्मक विश्लेषण। जो धनात्मक आयन होते हैं, धनात्मक मूलक होते हैं या भास्मिक मूलक होते हैं, उनके निश्चात्मक परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम का गुणात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लेख परीक्षण करते हैं। लेख परीक्षण में क्या होता है? जो एल्यूमिनियम आयन है उसका निश्चात्मक परीक्षण होता है, और लेख परीक्षण में क्या करते हैं? जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? विलयन में उपस्थित नीले लिटमस को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का मूलक है। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण में हम किसका उपयोग हो रहा है? अधिशोषण का। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा? नीले रंग के लिटमस को अधिशोषित कर लिया। ठीक है, लेख परीक्षण में। अगले अनुप्रयोग की चर्चा करें तो वह है अपना पास क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। कैसे? वो देखें। जो क्रोमेटोग्राफी स्तंभ होता है
उस स्तंभ में क्या होता है, दो अवस्थाएं होती है, ठीक है। ये स्तंभ है, इसमें दो प्रावस्थाएं होती है, अवस्था होती है। एक तो क्या होती है, इसमें पहले से मौजूद रहती है और इसको बोलते हैं हम स्थिर प्रावस्था। और स्थिर प्रावस्था क्या करती है, यही अधिशोषण का कार्य करती है। और एक दूसरी जो प्रावस्था होती है वो गैस होगी या द्रव होगी, ठीक है। और ये कहलाती है हमारे पास गतिशील प्रावस्था, गतिशील प्रावस्था। क्या करते हैं, इस गतिशील प्रावस्था यानी गैस या द्रव को हम इसमें डालते हैं और इसकी प्रकृति कैसी, गतिशील। तो ये क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। हम द्रव की गति करते हैं, गति करते हुए क्या करते हैं कि अलग अलग जो इसमें जो घटक होते हैं, गैस या द्रव में विभिन्न घटक होते हैं, ठीक है। ये घटक अलग अलग स्थानों पे क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। अलग अलग स्थानों पे क्या हो गए, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। अधिशोषित हो गए, फिर हम क्या कर लेते हैं, इनको पृथक कर लेते हैं। दोबारा से देखो, हमने देखा कि जो क्रोमेटोग्राफी स्तंभ होता है उसमें हम लेते हैं पहले स्थिर प्रावस्था, ठीक है। स्थिर प्रावस्था का क्या भूमिका है, ये विभिन्न पदार्थों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। दूसरी प्रावस्था होती है गतिशील प्रावस्था, हम लेते हैं गैस या द्रव विलयन। इसमें क्या होता है, विभिन्न घटक मिले हुए रहते हैं जिनको हमें पृथक करना है। तो हम जब विलयन को इसमें डालते हैं तो विभिन्न घटक अलग अलग स्थानों पर क्या हो जाएंगे, स्थिर प्रावस्था द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं और फिर बाद में हम इनको अलग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्थिर प्रावस्था के रूप में हम क्या लेंगे, जैसे एल्यूमिना ले लिया, Al2O3 एल्यूमिना ले लिया। एल्यूमिना क्या करता है कि विभिन्न धातु युक्त विलयन, धातु आयन होंगे अलग अलग, उनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग स्थानों पर अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। तो हमने इस गुणात्मक विश्लेषण के बाद देखा क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषण। क्रोमेटोग्राफी के बाद हम चर्चा करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। विषमांगी उत्प्रेरण की, ये भी अधिशोषण पर ही आधारित होता है, विषमांगी उत्प्रेरण भी, ठीक है। तो अगला है विषमांगी उत्प्रेरण। देखो इसमें क्या होता है, जो उत्प्रेरक लेते हैं हम, धातु होती है, धातु उत्प्रेरक भाग लेते हैं। धातु उत्प्रेरक क्या करते हैं, विभिन्न केसों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, प्रक्रिया या अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। जैसे हम बात करें आयरन, निकिल, प्लेटिनम, पेडेलियम आदि धातु उत्प्रेरक क्या करते हैं, अपने ऊपर विभिन्न गैसों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र गति से होने लग जाती है और हमें उत्पाद जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरण में भी अधिशोषण काम में आता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अनुप्रयोग का ध्यान दें तो वो है अपने पास नमी हटाने में। नमी हटाने में भी अधिशोषण काम में आता है। अब नमी कैसे हटेगी, यहाँ पर हम अनुप्रयोग लेते हैं सिलिका का। सिलिका जेल का अनुप्रयोग देखते हैं। सिलिका जेल का अनुप्रयोग में हमने दिखाया भी था, बताया भी था कि सिलिका जेल क्या करती है, नमी यानी जल को अधिशोषित कर लेती है अपने ऊपर, जिससे वहां से नमी हट जाती है, ठीक है। इसका उपयोग ऐसे उपकरणों के लिए भी किया जाता है जो नमी के कारण प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो सिलिका जेल का उपयोग करके हम उन उपकरणों को बचा भी सकते हैं नमी से, ठीक है। तो नमी हटाने में हम करते हैं सिलिका का उपयोग। सिलिका अपने ऊपर जल के कणों को क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। अगला उपयोग देखें, आयनों के विनिमय रेंजिन में, आयन विनिमय रेजिन या जल को मृदु बनाने में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो रेसे होते हैं, हम कार्बनिक बहुलक की बात करते हैं। कार्बनिक जो बहुलक होते हैं, कार्बनिक बहुलकों पर होते हैं निम्न समूह, कार्बोक्सिल समूह हो सकता है, NH2 समूह हो सकता है। ये समूह क्या करते हैं, इन बहुलकों को उपस्थित होते हैं। जब इन बहुलकों के समूह के साथ जल यानी कठोर जल हो सकता है या कुछ आयन युक्त विलयन हो सकता है,
इनके साथ घोला जाते हैं तो ये समूह क्या करते हैं, उन आयनों को, धातु आयनों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जल मृदु बन जाता है। इसको बोलते हैं जल का विलवणीकरण। जल का विलवणीकरण, ठीक है।